हे फ्रेंड्स, मेरा नाम इम्तियाज अहमद शेख है एंड मैं IIT एंड साइंस पॉइंट का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। आई हैव डन माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT BHU एंड इस कोविड-19 के लॉकडाउन में आई एम मेकिंग सम वीडियोस टू हेल्प आउट द JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड एज फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड मैकेनिक्स करके भी ये बहुत पॉपुलर टॉपिक माना जाता है एंड अक्सर लोगों को ये आसान सा टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उनको समझ में नहीं आता है। खैर, आज मेरा पर्पस है कि मैं 1.5 से 2 घंटे में फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी तरह कवर करूं, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे रिवाइज करा दूंगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स सॉर्ट ऑफ। तो ये 1.5-2 घंटे की वीडियो देखने के बाद पूरा याद आ जाएगा तुम्हें कि तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था। इनफैक्ट यहाँ पर मैं जो जो चीजें लिखाने वाला हूँ, मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूँ कि वो चीज आपको मुंह जुबानी याद रहनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, पूरी ब्लूप्रिंट दिमाग में क्रिएटेड रहनी चाहिए। सो फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स समझने से पहले जानते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। नाउ फ्लूइड एज द वर्ड सेज एनीथिंग दैट कैन फ्लो। अगर आप किसी चीज के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, और अगर वो चीज फ्लो करना शुरू हो जाए उस एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन में, तो उसे हम डिफाइन करते हैं फ्लूइड। सो फ्लूइड के बारे में लिखेंगे समथिंग that can flow under the influence of external force। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई चीज फ्लो कर सकती है तो हम उसे फ्लूइड कहते हैं। एंड वी नो एयर फ्लूइड हो जाएगा, वाटर फ्लूइड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो फ्लूइड में वी कैन हैव गैस एज वेल एज वी कैन हैव लिक्विड्स, बट फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लिक्विड की बात करेंगे क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो कंप्रेसिबल होने की वजह से उनकी एनालिसिस का पूरा डोमेन ही अलग हो जाता है। तो यहां पर हम लिक्विड्स की बात करने वाले हैं। आप अगर देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एंड विस्कस फ्लो। फ्लूइड स्टैटिक की कब बात करेंगे? फ्लूइड स्टैटिक का कहने का मतलब है कि आपका जो लिक्विड है वो रेस्ट पर है, और रेस्ट पर अगर नहीं है तो कम से कम इक्विलिब्रियम पर है। तो जब आपका लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है, और इक्विलिब्रियम कहने से अच्छा है कि इट इज नॉट फ्लोइंग। जब आपका लिक्विड बह नहीं रहा हो, फ्लो नहीं कर रहा हो, रेस्ट पर हो, तब हम अगर फ्लूइड के एनालिसिस करेंगे तो हम उसे फ्लूइड स्टैटिक बोलेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स, स्टैटिक, रेस्ट, डायनामिक्स मतलब मोशन। यानी कि फ्लूइड डायनामिक्स में हम जानेंगे जब आपका लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा, वो बह रहा हो, तो उसके लिए क्या डायनामिक्स होगी। इन दोनों ही केसेस में हम मान के चलेंगे कि फ्लूइड में फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। जैसे ही हम फ्लूइड को फ्रिक्शन मानेंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से 2 सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट पे रहेंगे तो फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसी तरह से लिक्विड एक दूसरे लिक्विड लेयर के ऊपर, लिक्विड सॉलिड के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करता है, विच इज कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये दोनों में तो हम फ्लूइड फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जब हम फ्लूइड फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे और तब जो एनालिसिस करेंगे हम उसको बोलेंगे विस्कस फ्लो। तो आपका विस्कस फ्लो तब आएगा व्हेन वी आर कंसीडरिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कंसीडर करेंगे तो हमारा विस्कस फ्लो आना शुरू हो जाएगा। तो 3 सेक्शन में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं प्रेशर क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, प्रेशर इज बेसिकली the normal force exerted by a liquid on the surface area in contact। यानी कि लिक्विड के कांटेक्ट में अगर कोई सरफेस है तो लिक्विड उसके ऊपर नॉर्मल 90 डिग्री पे फोर्स एक्सर्ट करता है। दैट फोर्स अपॉन द एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। सो प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर विल बी डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर फोर्स मैं पहले से बता दे रहा हूं, दिस इज बेसिकली नॉर्मल फोर्स ऑन area in contact, and this is basically that area in contact. Now when we talk about pressure, so pressure हर डायरेक्शन में लग सकता है और हर डायरेक्शन में लगता भी है। It does not have a particular direction and hence it is neither a scalar quantity nor a vector quantity। pressure एक टेंसर क्वांटिटी होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना जानो, ना स्केलर है ना वेक्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की। फ्लूइड स्टैटिक्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम फ्लूइड स्टैटिक में पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर वेरिएशन, कि प्रेशर बदलता कैसे है। यू माइट हैव सीन
कि जब हम व्हेन पीपल डाइव इनटू सी एंड इनटू ओशन, दे वेयर अ प्रॉपर डाइविंग सूट। आप नॉर्मल कपड़े पहन करके सिर्फ मान लीजिए आपने जो है मास्क ले लिया, ऑक्सीजन सपोर्ट ले लिया, सिलेंडर ले लिया, और ऐसे शर्ट पैंट पहन करके अगर आप डीप सी डाइविंग करने की कोशिश करेंगे, देन दैट इज नॉट पॉसिबल, यू विल डाई बिकॉज ऑफ द प्रेशर। सो वो डाइविंग सूट पहनकर जाते हैं, बिकॉज जैसे आप पानी के नीचे उतरते हैं प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी फ्लूइड में प्रेशर वेरी करता है। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले केस में हम लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा लिक्विड जो लिक्विड रेस्ट पर है। तो मैंने यहां पर एक कंटेनर बना लिया इस तरीके से, इस कंटेनर को ऊपर से खुला रखा हुआ है एंड इसके अंदर जो है लिक्विड है, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब जो है मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, इस पॉइंट को मैंने मान लिया B, एंड लेट्स से इस पॉइंट को मैंने मान लिया C, इस पॉइंट को मैंने मान लिया D। ये जो है इससे h हाइट नीचे है, स्मॉल h हाइट जो है ये इसके नीचे है यहां पर, और ये x डिस्टेंस यहां पर है। सो मुझे ये 4 पॉइंट्स मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया है। अब प्रेशर वेरी करेगा, तो इसमें हमें जानना होगा कि प्रेशर वेरी कैसे करेगा। इस केस में आपका जो लिक्विड है वो रेस्ट पर है, तो इसमें प्रेशर नीचे की डायरेक्शन में वेरी करेगा, यानी जब आप पानी में नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका प्रेशर का जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट वो कैसे पता चलता है कि प्रेशर किस डायरेक्शन में वेरी करने वाला है? फॉर दैट आप आइडेंटिफाई करो कि इस लिक्विड के ऊपर कंटेनर को छोड़ करके बाहर से ग्रेविटी या कोई एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, इस लिक्विड के ऊपर कंटेनर को छोड़ करके बाहर से कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस को जान लो। तो अगर आप देखोगे तो इस लिक्विड के ऊपर कंटेनर को छोड़ करके बाहर से अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी जो है इसका नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? जी लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड में सिर्फ नीचे और ऊपर वर्टिकली ही प्रेशर वेरी करेगा, हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरी नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन है तो उस पर्टिकुलर फोर्स के अलोंग ही प्रेशर वेरी करना शुरू हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस में प्रेशर विल चेंज, यहां पर प्रेशर विल चेंज, यहां पर प्रेशर बदलेगा। Whereas अगर इस एक्सिस से अगर आप कोई परपेंडिकुलर एक्सिस बना देंगे, लेट्स से ये, तो यहां पर प्रेशर विल नॉट चेंज, यहां पर प्रेशर नहीं बदलेगा। तो इस लाइन को आप कह सकते हैं इक्वी प्रेशर लाइन, इस लाइन को हम इक्वी प्रेशर लाइन भी कह सकते हैं, राइट? नाउ so this is the line along which the pressure will change and this will be called as the equipressure line। अब जो है हमें कुछ चीजें जानने की जरूरत है। अब हमें लिखना है कि भाई प्रेशर जो है वर्टिकली ऐसी वेरी करेगा तो उसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। मान लीजिए ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो आप लिख सकते हैं दैट प्रेशर एट पॉइंट B विल बी रिटन एज, और ऑब्वियस सी बात है ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। तो आप पहले तो सबसे पहले यहां पर कह दो दैट प्रेशर एट पॉइंट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट A, दैट इज समथिंग दैट यू कैन मेंशन। सेकंड, आप फॉर्मूला लिख सकते हो, प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट A प्लस रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है G, कितना हाइट नीचे चले गए h, सो P एट B, प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस रो जी h। तो अगर आप इसमें A को यहां ले आएंगे तो आप लिखेंगे चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू PB माइनस PA इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि अगर आप वर्टिकली नीचे जाएंगे तो आपका प्रेशर रो जी एच क्वांटिटी से बढ़ेगा। तो वर्टिकली नीचे जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच क्वांटिटी से बढ़ेगा, वर्टिकली ऊपर आएंगे तो प्रेशर रो जी एच क्वांटिटी से घटेगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये तो हमने वर्टिकल मूवमेंट देखा, साथ ही साथ आप यहां पर ये भी कह सकते हो दैट द प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट D। व्हाई? बिकॉज हॉरिजॉन्टल है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स से परपेंडिकुलर है, दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन, तो B और D इक्वी प्रेशर लाइन पर है, तो प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट D। तो ये एनालिसिस रहा हमारा
लिक्विड एट रेस्ट, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर बदलेगा, हॉरिजॉन्टली प्रेशर चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टली जो लाइन ड्रॉ होगी हम कहेंगे उसे इक्वी प्रेशर लाइन, यानी कि उस हर लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। वर्टिकली नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। जो भी चेंजेस होंगे दैट इज गिवन एज रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी जी है, और एच जो है हाइट है जितना आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो। काइंडली प्लीज इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। In the previous case, we studied about the pressure variation for a fluid or for a liquid which was kept at rest, जिसमें vertically the pressure changed, horizontally the pressure did not change. अब हम यहाँ पर एक केस लिया है हमने जिसमें this is the container which has got liquid and this container is accelerating with acceleration a. तो इसमें आपका प्रेशर किस तरीके से वेरी करेगा ये आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Now, सी प्रेशर वेरिएशन आपको समझना है, तो अगर आप बाहर से इसको देखेंगे ना तो आपको दिखेगा लिक्विड राइट में एक्सेलरेट कर रहा है, बट हम तो फ्लूइड स्टैटिक पढ़ रहे हैं, यानी हम चाहते हैं लिक्विड रेस्ट पर हो। लिक्विड आपको रेस्ट पर कब दिखेगा? जब आप कंटेनर के अंदर जाकर देखेंगे। तो आप कंटेनर के अंदर जाकर के देखो, आप कंटेनर के अगर अंदर जाएंगे तो ये आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और जब भी आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में आप अगर फ्रेम के अंदर जाते हैं तो आप सूडो फोर्स लगाते हैं ताकि आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम जो है नॉन इनर्शियल से इनर्शियल हो जाए, और उसके बाद आप अपनी एनालिसिस शुरू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस कंटेनर में अपने ऑब्जर्वर को बिठा देंगे। तो ये कंटेनर अब मैं दोबारा बना देता हूं, कुछ इस तरीके से दिखेगा अभी ऐसे। हाँ, तो ये रहा हमारा कंटेनर। हमने अपने ऑब्जर्वर को जो है ले जाकर के यहां बिठा दिया कंटेनर के अंदर। अब आप कंटेनर पे देखेंगे तो कंटेनर पे दो तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे। सबसे पहली चीज तो आपने कंटेनर पे जो है सूडो फोर्स लगाया लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, सूडो फोर्स लगाया लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आपने ए दिखा दिया। दूसरा, नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी तो लग ही रहा था, तो ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा था। अब आप देखेंगे तो आपका जो वाटर का ओरिएंटेशन होगा वो ओरिएंटेशन अब इस तरह से आ चुका है, इस तरीके से ये स्लैंट हो चुका है। अब ये स्लैंट ओरिएंटेशन में आ चुका है, तो आप जो है यहां पर ये एंगल थीटा आप निकाल सकते हैं। कैसे थीटा एंगल को निकालेंगे? एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो ये सरफेस है ये आपका फ्री सरफेस बन चुका है। अगर आप ए और जी का नेट रिजल्ट निकालेंगे तो ए और जी का नेट रिजल्ट ऐसे निकल कर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द नेट रिजल्ट ऑफ ए एंड जी। तो ये जो आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग प्रेशर आपका वेरी करेगा, प्रेशर बदलेगा। लेकिन इससे परपेंडिकुलर जो आपका एक्सिस होगा, तो इससे परपेंडिकुलर जो आप एक्सिस बनाएंगे ये आपका इक्वी प्रेशर लाइन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर वेरी नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स यहां पर है, तो ऐसे प्रेशर वेरी नहीं करेगा। तो ये सरफेस है जो प्रेशर वेरी नहीं करेगा। तो यहां पर अगर आप दिखाना चाहेंगे तो एक पॉइंट पकड़िए, यहां पर दिखाइए जी, यहां पर दिखाइए ए, और ये आपका बन गया इनका नेट रिजल्टेंट। तो यहां इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग आपका प्रेशर वेरी करने वाला है, और ये आपका बन जाएगा इक्वी प्रेशर लाइन। और अगर इक्वी प्रेशर लाइन है यानी कि वहां पर आपका प्रेशर वेरी नहीं करेगा, यानी इस लाइन के अलोंग नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए? जीरो, बिकॉज प्रेशर वेरी कौन कराता है? जो बाहर से फोर्स है उसके वजह से प्रेशर वेरी करने वाला है। तो इस लाइन के अलोंग आपका नेट फोर्स क्या निकल कर आना चाहिए? जीरो निकल कर आना चाहिए। तो ये एनालिसिस हम यहां पर कर लेते हैं। तो ये इक्वी प्रेशर लाइन को मैं यहां पर बना दे रहा हूं, this is A and this is that equipressure line। तो ये equipressure line मैंने यहां पर बना दिया। Now this particular equipressure line is there। ये जो एंगल है ये एंगल हमारा थीटा है, क्योंकि यहां से दिख रहा है। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो A का कंपोनेंट आप बनाएंगे यहां पर, which is going to be A cos of theta, और अगर आप G का कंपोनेंट बनाएंगे तो G का कंपोनेंट यहां पर बनेगा which is going to be G sin of theta। and in that case इक्वी प्रेशर लाइन के अलोंग आपका जो है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सिंस द नेट फोर्स इज जीरो, आप बोलेंगे A cos of theta is equal to G sin of theta। तो यहां से आपको पता चलेगा that tan of theta is equal to A upon G, और यहां से आप बता देंगे कि ये वाटर का जो टॉप सरफेस किस इंक्लिनेशन पर आ चुका है।
नाउ दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जो हमने समझ लिया। दूसरा हमें जानना है कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। अब यहां पर जानो, यहां देखने से बड़ी आसानी से कह सकते हो कि इसके अलोंग प्रेशर वेरी होगा और इसके अलोंग प्रेशर वेरी नहीं होगा, बट इस एक्सिस में एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप ए और जी का रिजल्टेंट लिखना चाहेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नाउ हैंडलिंग दिस टर्म इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये थोड़ा अंडर रूट वाला टर्म आ रहा है, तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताता हूं। अल्टरनेटिव क्या होगा, आपका लिक्विड है ये एक पॉइंट बनाइए और यहां से एक्सिस बना दीजिए, ये आपका एक एक्सिस हो जाएगा और ऐसे बना दें, ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है। यहां पर देखिए, यहां नीचे ग्रेविटी का जी दिखाया आपने और यहां लेफ्ट में आपने जो है ए दिखाया। तो अगर आप इसमें नीचे की डायरेक्शन में h हाइट से ट्रैवल करेंगे तो आपका प्रेशर चेंज होगा, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्सेलरेशन g इनटू h। अगर आप h हाइट नीचे ट्रैवल करेंगे तो आपका प्रेशर चेंज रो जी एच से होगा। जब आप नीचे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये a का कोई रोल नहीं आ रहा, क्योंकि a इज परपेंडिकुलर टू g। तो जब आप नीचे ट्रैवल करें तो a का रोल नहीं आ रहा, तो आपका चेंज इन प्रेशर इज रो जी एच। उसी तरह से लेट से अगर आप लेफ्ट में ट्रैवल करेंगे x अमाउंट से, तो आपका चेंज इन प्रेशर जो होगा वो होगा रो g की जगह a इंटू x। इस तरीके से आप इसको लिख पाएंगे, राइट। तो लेट्स से कि यहां पर मुझे प्रेशर का वेरिएशन लिखना था, ये मेरा कंटेनर हो गया और इस तरह से इसमें लिक्विड है कुछ। अब जो है मुझे ये पॉइंट ए दे रखा हुआ है और h हाइट नीचे, ये पॉइंट जो है b है, दिस इज पॉइंट b, h हाइट नीचे, और ये पॉइंट c है और ये पॉइंट a है, ये h हाइट नीचे है और ये x है, ठीक है। तो आप बकायदा लिख सकते हैं दैट प्रेशर एट b इज इक्वल टू प्रेशर एट a प्लस रो जी एच, और आप लिखेंगे प्रेशर एट c इज इक्वल टू प्रेशर एट b प्लस x इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, दैट विल बी रो a x। तो इसी तरह से आप a को यूज करके b निकालो और फिर b को यूज करके c निकालो, एंड दैट्स हाउ यू कैन मूव बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स टू कैलकुलेट द प्रेशर। तो एक्सेलरेटेड कंटेनर अगर आपका है, एक्सेलरेटेड लिक्विड है, तो इस तरीके से आप प्रेशर के वेरिएशन को समझेंगे। एक भी प्रेशर लाइन बना सकते हैं, प्रेशर वेरिंग लाइन बना सकते हैं, tan ऑफ थीटा निकाल सकते हैं इंक्लिनेशन, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो प्रेशर के कोरिलेशन को ऐसे निकालेंगे। एक वाई एक्सिस में ट्रैवल करो, एक्स एक्सिस में ट्रैवल करो। जब वाई एक्सिस में ट्रैवल करोगे तो ग्रेविटी की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आएगा, एक्स एक्सिस में ट्रैवल करोगे तो ये एक्सेलरेशन ए की वजह से प्रेशर का डिफरेंस आएगा। ग्रेविटी की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका ऑब्जर्वर कंटेनर में बिठाओ, क्योंकि आपके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपका लिक्विड स्टैटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे नोट करो। चलिए रोटेटिंग वेसल की बात करते हैं। सो रोटेटिंग वेसल भी अपने आप में एक एक्सेलरेटेड सिस्टम ही है। जैसे ये आपका एक वेसल है, इस वेसल में पानी भरा हुआ है और ये आपका एक्सिस है। द मोमेंट आप ये एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, जैसे ही आप इस एक्सिस के अबाउट अपने वेसल को रोटेट करना शुरू करेंगे, लेट्स से ओमेगा से, तो ये पानी का शेप बदलेगा और ये पानी का शेप कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। ये ओमेगा से घूम रहा है और ये रहा पानी इसके अंदर, तो इस तरह से कुछ ये शेप ले लेगा। ये जो शेप है ये आप ऑब्जर्व करेंगे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन पार्ट, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर्व है ये पैराबोलिक इन नेचर होगा, ये पैराबोला बनाएगा अपने आप में। तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, अगर आप इसको ओरिजिन मानो और इसको लिख दो आप अपना एक्स एक्सिस और इसको आप बना दो अपना वाई एक्सिस, तो जब आप इसको पैराबोला की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इक्वेशन जो है वो डिराइव करने के बाद पता चलता है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g इंटू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक इक्वेशन आपकी निकल कर आएगी। यानी कि आपको अगर, अच्छा x की मेजरमेंट कहां से हो रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी x की मेजरमेंट हो रही है ना। दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी x की मेजरमेंट हो रही है, तो इसके अबाउट ये घूम रहा है और ये पैराबोलिक सरफेस आ गया। नाउ यहां पर प्रेशर वेरी कैसे करेगा, मैंने आपको हमेशा से समझाया था कि लिक्विड को स्टैटिक दिखना चाहिए। लिक्विड यानी सिस्टम में जाकर बैठकर देखो, क्योंकि बाहर से देखोगे तो लिक्विड घूमता हुआ दिखेगा, विच इज समथिंग दैट यू डोंट वांट। यू वांट द लिक्विड टू बी स्टैटिक। आपको लिक्विड स्टैटिक कब दिखेगा, जब आप सिस्टम में जाकर बैठ जाएंगे।
और जब आप सिस्टम में जाकर बैठेंगे, यहां पर आप मान लो यहां पर बैठ गए, है ना, आप यहां पर जाकर बैठ गए, अब आप लिक्विड को देखेंगे तो आप एक एक्सेलरेटेड सिस्टम में बैठे हो, क्योंकि एक रोटेट होने वाला सिस्टम एक्सेलरेटेड होता है, और अंदर जाकर बैठकर देखोगे तो आपको लगाना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको लगाना होगा। तो ये आपका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप मानते हो तो इसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा रखा है, आपने इसमें एक्सटर्नल फोर्स आप लगा देंगे, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये आपका एफ सेंट्रीफ्यूगल है और ये आपका एफ सेंट्रीफ्यूगल है, और ये जो है आपका दिस टर्न्स आउट टू बी दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो इसके अबाउट जो है रोटेशन हो रहा है ओमेगा से, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी हो जाएगा यहाँ पर। नाउ हमें पता है कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करने से प्रेशर बढ़ता है, फोर्स के ऑपोजिट ट्रैवल करने से प्रेशर घटता है। तो मान लीजिए अगर आपके सामने 2 पॉइंट आपको दे दिया जाए, ये R1 डिस्टेंस पर पॉइंट आपका हो विच इज P1, और R1 डिस्टेंस पर आपका जो है एक पॉइंट है विच इज 1, और R2 डिस्टेंस पर आपका पॉइंट है विच इज 2। ये R1 डिस्टेंस पर है और ये R2 डिस्टेंस पर है। तो यहां ये पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया। तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि प्रेशर एट 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 1। पर हम इसको लिख कैसे पाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लिख सकते हैं दैट प्रेशर एट 2 माइनस प्रेशर एट 1 की रेडियली आउटवर्ड जाने से प्रेशर बदला कितना, उसको लिखा जाएगा। इनफैक्ट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, द चेंज इन प्रेशर व्हेन गोइंग रेडियली आउटवर्ड, द चेंज इन प्रेशर व्हेन गोइंग रेडियली आउटवर्ड, आप रेडियली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दिखेगा विच इज नथिंग बट P2 माइनस P1 विच विल बी रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। नाउ ओमेगा इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, ये घूम रहा है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इस तरीके से आप प्रेशर की वेरिएशन को बता सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड जाने से आपका प्रेशर कुछ इस तरीके से बदलेगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस, देयर इज नो अदर चॉइस, जस्ट रिमेंबर दिस, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन। रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकली ऊपर नीचे मूव करेंगे तो रो जी एच से आपका प्रेशर चेंज होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको जानते ही हैं। बट रेडियली आउटवर्ड अगर आप मूव करेंगे तो प्रेशर जो है रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर से बढ़ेगा। अंदर मूव करेंगे तो घटेगा, बाहर मूव करेंगे तो बढ़ेगा। इसे प्लीज नोट कर लो। चलिए पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट पास्कल्स प्रिंसिपल, और उसका एप्लीकेशन जानेंगे जो कि हाइड्रोलिक प्रेस, लीवर या कि लिफ्ट में होता है। पास्कल्स प्रिंसिपल क्या कहता है? पास्कल ने बोला था दैट द प्रेशर चेंज एट वन पॉइंट इन अ लिक्विड is transmitted equally undiminished at every other point in the liquid and on the walls of the container। ये पास्कल ने बोला था। हिंदी में समझाता हूं कि किसी भी लिक्विड में किसी भी एक पॉइंट पे आप जो प्रेशर बदलेंगे वो प्रेशर का बदलाव लिक्विड के हर एक पॉइंट पर और कंटेनर की वॉल पे इक्वली पहुंचेगा बिना खत्म हुए, एग्जैक्टली इक्वली वो बदलाव पहुंच जाएगा। तो पास्कल ने जो ये चीज बोली थी, इसका आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं कि टूथपेस्ट आप सभी ने यूज किया हुआ है। तो टूथपेस्ट का जब ढक्कन खोलते हैं तो पीछे से प्रेस करते हैं, आगे से टूथपेस्ट बाहर आता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि पीछे प्रेस किया टूथपेस्ट आगे से बाहर आ गया? इतना कॉमनली हम इसको यूज कर रहे थे। ये पास्कल्स प्रिंसिपल ही तो है। पीछे आपने जो बदलाव किया, प्रेशर का प्रेशर बढ़ाया, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होकर के वो प्रेशर आपके टूथपेस्ट की माउथ तक पहुंच गया और वहां पर प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से टूथपेस्ट बाहर आ गया, राइट। सेम चीज आप जो है अपने ऑइंटमेंट ट्यूब्स में कर सकते हैं, राइट। सो ये पास्कल्स प्रिंसिपल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि एक जगह पे बदला हुआ प्रेशर हर जगह पे इक्वली ट्रांसमिट होता है। सो क्या कहा था पास्कल्स प्रिंसिपल में? ये कहा था इसने दैट प्रेशर चेंज एट वन पॉइंट और प्रेशर चेंज is transmitted equally and undiminished, बिना खत्म हुए इक्वली प्रेशर चेंज जो है ट्रांसमिट हो जाता है। दैट इज व्हाट पास्कल सेड। यहां समझने की कोशिश करते हैं कि आपका लेट्स से बिफोर हमने कोई इवेंट परफॉर्म किया है, वो इवेंट परफॉर्म करने से पहले
आपका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपके पॉइंट ए का प्रेशर पहले आपके पॉइंट ए का प्रेशर जो था वो था लेट्स से पी ए और इसका प्रेशर था पी बी। अब क्या किया हमने, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हमने ए का प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर एट ए इज इंक्रीज, तो इवेंट क्या हुआ, दैट प्रेशर एट ए इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा पी। हमने ए पॉइंट पे, बी पॉइंट नहीं, ए पॉइंट पे प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ा दिया। तो बाद में आप लिखेंगे कि भाई ए का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस डेल्टा पी, यानी कि ए का प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ गया। लेकिन पास्कल्स के प्रिंसिपल के हिसाब से या पास्कल के लॉ के हिसाब से आप बोलेंगे कि अगर ए पॉइंट पे आपने डेल्टा पी का प्रेशर चेंज किया है तो प्रेशर एट बी भी डेल्टा पी से बढ़ेगा। यानी कि प्रेशर का जो चेंज है, ये बदलाव है, वो इक्वली हर पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ये था आपका पास्कल का प्रिंसिपल। अब इसको हम अप्लाई करते हैं एक हाइड्रोलिक प्रेस, एक हाइड्रोलिक लीवर में। आपको ये हाइड्रोलिक प्रेस दिख रहा है, आप जो है इस तरह से देखिए, यहां से प्रेस करेंगे तो यहां से ये उठेगा, यहां पर आप हल्का फोर्स डालेंगे, यहां पर ज्यादा फोर्स आएगा। कैसे आएगा देखना, आपने यहां से बाहर से जो है इधर फोर्स अप्लाई किया आपने, लेट्स से F1, जिसके वजह से यहां पर फोर्स लगा आपका F2। इसका जो एरिया था वो था A1 और इसका जो एरिया था वो था A2। नाउ इवेंट होने से पहले यहां पर जो प्रेशर था, कुछ प्रेशर यहां पर होगा, जब ये हमने फोर्स नहीं अप्लाई किया तो कुछ प्रेशर ऑलरेडी था, यहां पर भी कुछ प्रेशर ऑलरेडी था। बट जैसे ही आपने फोर्स F1 अप्लाई किया तो यहां पर जो प्रेशर का चेंज आया, वो प्रेशर का चेंज कितना आ गया आपके पास, F1 अपॉन A1, ये प्रेशर का चेंज आया। और यही प्रेशर का चेंज जो है यहां भी ट्रांसमिट होगा। तो यहां पर प्रेशर का जो चेंज ट्रांसमिट होगा वो होगा डेल्टा पी ही ट्रांसमिट होगा। और डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, F2 अपॉन A2। लेकिन तो चेंज तो इक्वली ट्रांसमिट होना चाहिए था, तो ये डेल्टा पी और ये डेल्टा पी सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ध्यान रखना, F1 upon A1 is not the pressure at this point, it is the change in pressure at the point. A point पे आपने जब F1 फोर्स अप्लाई किया तो प्रेशर बदला, ये बदलाव है प्रेशर का जो कि यहां पर ट्रांसमिट कर गया। सो F1 upon A1 is equal to F2 upon A2। इधर से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा F2 is equal to F1 multiplied by A2 upon A1। यहां पर देखना, ये आपका जो A2 upon A1 है ना, दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही फैक्टर है जो फोर्स को बढ़ा देगा। मान लीजिए A2, ये एरिया इससे 100 गुना बड़ा है तो ये फैक्टर 100 हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन इनपुट दोगे तो 1000 न्यूटन आउटपुट निकल आएगा। यानी कि बहुत ही आसानी से आप जो है किसी कार को भी लिफ्ट कर लोगे विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एफर्ट, राइट। सो ये हुआ आपके पास्कल के प्रिंसिपल या पास्कल के लॉ का एप्लीकेशन, और जिसके थ्रू जो है आप हाइड्रोलिक लिफ्ट को ऑपरेट करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है दैट द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सबमर्ज्ड बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, पहले लिख लेते हैं। दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला, दैट द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू वेट of water displaced by the body। ये बोला हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कंटेनर लिया है जिसमें मैंने ये एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है। इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने डाला, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बता दे रहा हूं मैं आपको। इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो उसका वॉल्यूम है V, कैपिटल V इसका वॉल्यूम है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये ऑब्जेक्ट कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, ये ऑब्जेक्ट जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही वाटर इस पर डिस्प्लेस करेगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जो कि ये लिक्विड लगाएगा। अब यहां पर आर्किमिडीज ने तो वाटर के लिए बोला, बट हम किसी भी लिक्विड के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से लिखें तो अपथ्रस्ट फोर्स आपका होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो कितना, सबसे पहले लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया V।
तो लिक्विड का कितना मास डिस्प्लेस हुआ, वेट निकालने से पहले मास निकालेंगे, सो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी इतना लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया इन टर्म्स ऑफ मास, तो उसका वेट कितना हुआ इनटू जी, ये आपका हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स। दिस इज रिटन एज अपथ्रस्ट फोर्स। यहां पर इंडिविजुअल मतलब समझना, आपका जो रो होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां V सॉरी इज गोइंग टू बी वॉल्यूम, बट यहां ध्यान रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं रेड में लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जो वॉल्यूम डूबा हुआ है, सो दैट इज द वॉल्यूम सबमर्ज्ड, एंड G इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अपथ्रस्ट फोर्स, अच्छा अपथ्रस्ट फोर्स होता क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स इज बेसिकली अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, इट्स अ काइंड ऑफ बुआंसी फोर्स, सिंस वो ऊपर की डायरेक्शन में लगता है इसलिए हम उसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। ये एफबीडी कंप्लीट नहीं है, इसमें ग्रेविटी भी लगने वाली है, बट आई एम नॉट कंसीडरिंग ग्रेविटी राइट नाउ बिकॉज मैं आपको अपथ्रस्ट के बारे में समझा रहा हूं, राइट? तो अब मैं यहां पर आपके सामने केस रखने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अपथ्रस्ट लिखते कैसे हैं। जैसे कि इमेजिन करिए कि देयर इज दिस कंटेनर दैट यू हैव गॉट, ये कंटेनर है जिसमें इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है, और have patience for a moment, ये ऑब्जेक्ट है इस कंटेनर में, और इस कंटेनर में जो है लिक्विड भरा गया है, बट एक लौता लिक्विड नहीं है, इसमें लिक्विड, तीन तरह के लिक्विड इसके अंदर है। ये आपका जो है फर्स्ट लिक्विड है जिसका डेंसिटी ρ1 है, ये आपका सेकेंड लिक्विड है जिसका डेंसिटी ρ2 है, ये आपका थर्ड लिक्विड है जिसका डेंसिटी ρ3 है। अब आपसे बोला है कि अपथ्रस्ट फोर्स बताइए, सो तीनों लिक्विड अपना अपना अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो तीनों अपथ्रस्ट को ऐड करने के बाद हमें टोटल अपथ्रस्ट फोर्स पता चलेगा। अब वो तीनों लिक्विड अपना अपना अपथ्रस्ट फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट ने तीनों लिक्विड को इंडिविजुअल लेवल पर कितना डिस्प्लेस किया। तो अगर आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट लिक्विड को ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्प्लेस किया, इतना डिस्प्लेस हुआ पहला लिक्विड, आपका इतना डिस्प्लेस हुआ दूसरा लिक्विड, और आपका इतना डिस्प्लेस हुआ तीसरा लिक्विड। तो आप मान लीजिए कि ये वाला जो वॉल्यूम है वो V1 है, ये वाला जो वॉल्यूम है वो V2 है, और ये वाला जो वॉल्यूम है वो V3 है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई इस पे अपथ्रस्ट फोर्स कैसे लगेगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, जो बुआंसी फोर्स होता है, वो हमेशा सेंटर ऑफ बुआंसी पे लगता है। सेंटर ऑफ बुआंसी इसके थोड़ी देर बाद में आपको बताने वाला हूं। सेंटर ऑफ बुआंसी इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जो डूबा हुआ वॉल्यूम है उसका सेंटर। तो आप यहां पर जब इस पर्टिकुलर ब्लॉक को देखेंगे और इस पे अपथ्रस्ट आप प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका ब्लॉक हो गया, इसके आपने तीन डायमेंशन बना रखे हुए हैं ना, तीन पार्ट बना रखा हुआ है। यहां वाला जो ये वाला पार्ट है, इसका सेंटर ये रहा, इस सबमर्ज का सेंटर ये रहा, इस सबमर्ज का सेंटर ये रहा। आपके पहले वाले पे लगेगा अपथ्रस्ट ड्यू टू द फर्स्ट लिक्विड, सेकंड पे आपका लगेगा अपथ्रस्ट ड्यू टू द सेकंड लिक्विड, और आपका ये थर्ड वाला पे लगेगा अपथ्रस्ट ड्यू टू द थर्ड लिक्विड। तो अपथ्रस्ट ड्यू टू द फर्स्ट लिक्विड आप कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट लिक्विड का डेंसिटी, वॉल्यूम कितना सबमर्ज था V1 इंटू जी। सिमिलरली आप लिखेंगे FU2 आपका हो जाएगा ρ2 V2 इंटू जी, एंड सिमिलरली FU3 आपका हो जाएगा ρ3 V3 इंटू जी। यानी अगर आप नेट अपथ्रस्ट निकालना चाहेंगे तो टोटल अपथ्रस्ट जो मैं यहां पर दिखा सकता हूं ऐसे, दिस टोटल अपथ्रस्ट विल बी नथिंग बट द समेशन ऑफ इंडिविजुअल अपथ्रस्ट, और ऐसे आप अपथ्रस्ट की वैल्यू लिख सकते हैं। ध्यान देंगे हमेशा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम जो उस लिक्विड में सबमर्ज था, इनटू ग्रेविटी जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात रही यहां पर ग्रेविटी जी की बहुत ज्यादा बात चलती रहती है, तो ग्रेविटी जी जो होता है वो अलग अलग वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको जी मत बोला करो, कभी भी जी इफेक्टिव की तरह कंसिडर किया करो। अब वो जी इफेक्टिव क्या होता है मैं आपको भी इसके जस्ट बात बता देता हूं, नोट करो। हमने काफी समय से हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की हम बात कर रहे हैं। मतलब जब हमने चेंज इन प्रेशर लिखा तो चेंज इन प्रेशर हमने लिखा ρ g h, तो यहां पर जी आया।
फिर हमने लिखा एफ अपथ्रस्ट, तो हमने लिखा उसको रो वी सबमर्ज्ड इनटू जी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये जो जी वाला टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बट ये जी का टर्म क्या कांस्टेंट है? द आंसर इज नो। ये जी का टर्म कांस्टेंट नहीं होता है, ये जी का टर्म बदल सकता है। जैसे आप ऐसा मान के मत चलना कि भाई आई विल राइट जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज, बिकॉज अगर आप ऐसा मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? तो कभी भी इसको जी नहीं लिखा करते, हमेशा से अगली बार से जी को आप लिखना जी इफेक्टिव। अब ये जी इफेक्टिव क्या होता है समझना। मैंने आपको कहा है कि आप फ्लूइड की जब एनालिसिस करें तो आपकी नजर में फ्लूइड स्टैटिक होना चाहिए, यानी कि अगर आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको सिस्टम के अंदर बैठना होगा, और आपको सिस्टम के अंदर बैठ करके जब आप अपने फ्लूइड को देखोगे तो आपको फ्लूइड स्टैटिक दिखेगा। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर बैठेंगे तो आपको सूडो फोर्स लगाना होगा और उसके रोल को कंसिडर करना होगा। तो मैं यहां पर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि आपके पास एक कंटेनर है, ये आपका लेट्स से कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, इस तरह से भरा हुआ है। फिर से मैं कंटेनर ले रहा हूं ऐसे, एक और कंटेनर ले रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ पहले केस में आपका जो कंटेनर है वो दाहिनी ओर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। दूसरे केस में आपका कंटेनर जो है वो ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। तीसरे केस में आपका कंटेनर जो है वो नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। तो आपसे बोला गया है कि इस जी को किस तरीके से लिखोगे, इसको समझना। पहले केस को आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि पहले केस में हमने ऑलरेडी एक्सेलरेटेड फ्रेम देखा था, तो इसमें आपका जो है लिक्विड होगा वो कुछ इस तरीके का शेप ले चुका होगा। और आपका जी आप कैसे निकालोगे? आप जब सिस्टम के अंदर जाकर के अपने ऑब्जर्वर को अंदर बिठाओगे तो आपको लगाना होगा सूडो फोर्स। जब आप सूडो फोर्स लगाओगे तो ये डायरेक्शन में आपका लग जाएगा सूडो फोर्स ए, और नीचे की तरफ तो आपका था ग्रेविटी जी। तो इन दोनों का जब आप नेट फोर्स निकालोगे तो वो नेट निकलकर कुछ ऐसा आएगा, इन दोनों का नेट विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका जी इफेक्टिव, और इस लाइन के अलॉन्ग आपका प्रेशर बदलेगा और ये आपका इक्वी प्रेशर लाइन हो जाएगा। सिमिलरली इसके एनालिसिस करने के लिए भी आप अपने ऑब्जर्वर को यहां पर बिठाओ। आपके ऑब्जर्वर को आपने जब यहां पर बिठा दिया, अब जब आप अपने लिक्विड को देखोगे, तो उस केस में आप लिक्विड पे सूडो फोर्स अप्लाई करोगे। सिस्टम ऊपर जा रहा था तो आपका सूडो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ए नीचे आ जाएगा और जी पहले से नीचे था। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली लिखना है आपका जी इफेक्टिव जो होगा वो जी प्लस ए के बराबर होगा। एंड सिमिलरली यहां पर मैं दोबारा नहीं कर रहा, आपका जी इफेक्टिव जो होगा वो जी माइनस ए के बराबर होगा। सो ये जो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हर जगह सिर्फ जी लिख करके मत निकल जाना। इट कैन चेंज इफ योर सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग। कॉन्सेप्ट क्या है? आपकी नजर में फ्लूइड स्टैटिक हो तो आप हमेशा अंदर से जाकर के देखो, जब अंदर जाओ तो सूडो फोर्स अप्लाई कर दो। ठीक है, इसको नोट कर लो। In continuation with the Archimedes principle that we have learned, I'm putting up a question in front of you. This question is a very interesting application of Archimedes principle or the concept of flotation. Now, what do you mean by flotation? Float करने का मतलब क्या होता है? The meaning of flotation is that you keep an object over the liquid, some part of the object जो है वो पानी में सबमर्ज हो जाएगा, कुछ पार्ट बाहर रहेगा। यानी वो चीज पानी पे तैर सकती है, वो पानी के सरफेस पे पार्टली सबमर्ज होकर के इक्विलिब्रियम पे वहां पर रह सकती है। फॉर एग्जांपल शिप इज अ टिपिकल केस ऑफ फ्लोटेशन। शिप का कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है और शिप जो है बाहर सर्वाइव करती है। सिमिलरली अगर आपने देखा होगा तो पानी के अंदर जब आप बर्फ डालते हो तो बर्फ डूबता नहीं है। When you insert, the example can be take a glass of water and take a glass of water or cold drink and insert an ice cube. Ice cube उसमें float करता है, ice cube उसमें जो है submerge नहीं करता, पूरी तरह डूब नहीं जाता, sink नहीं करता, थोड़ा part ice cube का उसमें submerge करता है। इसी को थोड़ा scale up कर लो। Let's talk about an ocean and an iceberg.
आइसबर्ग के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा. सो एक ओशन के बारे में इमेजिन करो, एक जिसके अंदर एक आइसबर्ग है, ह्यूज मास ऑफ आइस. दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट दैट. इसमें कहा गया है कि एक आइसबर्ग है जो कि एक ओशन में फ्लोट कर रहा है और उस आइसबर्ग का डेंसिटी 920 kg पर मीटर क्यूब है, और जिस ओशन में वो फ्लोट कर रहा है उस ओशन का डेंसिटी है 1025 kg पर मीटर क्यूब. सवाल ये पूछा गया है कि आइसबर्ग का कितना परसेंटेज विजिबल होगा. When I say percentage, obviously I'm talking about the percentage volume. आइसबर्ग कितना उसमें विजिबल होने वाला है. That is what is asked to us in this particular question. Now to solve this question, डेफिनेटली मैं तो सॉल्व करूंगा ही, बट आई वुड वांट कि आप इस वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. ऑलराइट, ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स मेक एन आइसबर्ग. दिस इज द ओशन. नीचे इस पूरा ओशन है, पानी भरा हुआ है इस तरह से, एंड दिस इज द आइसबर्ग. सम पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज फ्लोटिंग आउटसाइड while most of the part of the iceberg is in the ocean. It's submerged in the ocean, right? So this part of the iceberg is submerged in the ocean. ये मैंने आपको बता रखा हुआ है, ठीक है. Whereas this part is in the air. This is the ocean and this is air. Now, since this iceberg is stable, इस particular iceberg पे जो है फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे. कौन से दो फोर्सेस पे काम करेंगे? द फर्स्ट फोर्स विल बी ग्रेविटी व्हिच इज ट्राइंग टू पुल इट डाउन, एंड द सेकंड फोर्स इज फोर्स अपथ्रस्ट. जो फोर्स है अपथ्रस्ट फोर्स, जो ऊपर की डायरेक्शन में इस पे लगने वाला है, वो अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में इस पे लगेगा बाय द लिक्विड, एंड इन दिस केस दैट लिक्विड इज ओशन. अब इसमें एक चीज यहां पर जान लो, अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है वो सेंटर ऑफ बुयांसी पे लगता है, और आपका जो ग्रेविटी होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है. तो उस चीज को मैं यहां पर समझा देता हूं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच विल आल्सो बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, यानी कि आपके मास का सेंटर कहां पर, वो आपने सेंटर ऑफ मास पे पढ़ रखा हुआ है, राइट. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है उस पे आपका जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है. उसी तरह से सेंटर ऑफ बुयांसी होता है. बुयांसी फोर्स क्या होता है? बुयांसी फोर्स इज द फोर्स बाय लिक्विड on an object which is inside liquid. Now when that buoyancy force is acting in the upward direction, हम उसे दूसरा नाम भी दे देते हैं और हम उसको बोलते हैं upthrust. तो यहां पर आप center of buoyancy, यानी वो पॉइंट जहां पर upthrust force लगेगा, तो COB is called as center of buoyancy. इसी को बोलते हैं center of volume submerged. सेंटर ऑफ बुयांसी को कैसे पकड़ेंगे? आपका जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम का जो सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ बुयांसी. सेंटर ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, और इस पे आपका फोर्स ऑफ बुयांसी लगेगा, और बुयांसी को आप कह सकते हैं अपथ्रस्ट, राइट. तो यहां पर आ जाइए. यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पर आ जाएगा. दिस इज वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, और इसका सेंटर ऑफ बुयांसी यहां पर आ जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला? पूरे आइस को कंसीडर किया. सेंटर ऑफ बुयांसी कैसे निकाला? जो मैंने सिर्फ इतने पर्टिकुलर मास को कंसीडर किया. अगर आप इस पे देखेंगे फोर्सेस, तो ऑब्वियसली ये G है, ये B है. तो आप देखेंगे, अब मैं क्या मान रहा हूं कि ठीक है दोनों अलग अलग पॉइंट पे है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ग्रेविटी नीचे लगेगा और बुयांसी पे बुयांसी ऊपर लगेगा. तो यहां पर ये स्टेबल है, इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे. तो मैं अगर एक कॉमन पॉइंट लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स ऑफ बुयांसी और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब आप जो फोर्स ऑफ बुयांसी की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ बुयांसी क्या होता है? फोर्स ऑफ बुयांसी होता है रो ऑफ liquid. In this case it's going to be ocean. So row of liquid, volume submerged. Now this dotted part is the volume submerged. तो मैंने इसको बोला volume submerged into gravity is equal to force of gravity. क्या होगा? Gravity will act on the mass of the iceberg, so that will be row of ice into complete volume. Because अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ice की, तो ice का जो weight है वो पूरा का पूरा mass की वजह से ना पूरे volume में weight distributed है. तो उस केस में complete volume will be considering into gravity, and since this is stable, this is an equilibrium, then in that case आपका force of buoyancy is equal to force of gravity. अब जो है आप इसको solve करने की कोशिश करिए. Now you will write it as
रो लिक्विड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ग्रेविटी का जी कट जाएगा, यू विल हैव रो आइस टोटल वॉल्यूम। तो यहां से आपको मिलेगा देयरफॉर वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू रो आइस अपॉन रो लिक्विड। अब इसकी वैल्यू डाल दो, तो यहां से रो आइस आपको मिलेगा 920 अपॉन 1025। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 0.9, यानी कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 0.9, यानी सबमर्ज्ड वॉल्यूम 90% है टोटल वॉल्यूम का। तो इसी को लेकर अगर मैं सॉल्व करूं, देयरफॉर submerged volume is 90% of total volume, therefore volume which is visible, जो volume visible होगा it is 10% of total volume, यानी कि ये जो submerged volume था this is 90% और ये आपका हो जाएगा 10%। नाउ यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड करना चाहता हूं। अक्सर कहा जाता है कि रिजल्ट आप जो कहते हैं ना, आपकी जो एफर्ट्स है वो आइसबर्ग की तरह होती है। आपकी जो मेहनत है दैट इज द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, और आपका जो रिजल्ट है दैट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द आइसबर्ग। द वर्ल्ड सीज कि भाई हाँ दैट्स सच ए ह्यूज आइसबर्ग जो बाहर की तरफ दिख रहा है, दे आर एबल टू सी दिस पोर्शन, उनको ये पोर्शन दिख रहा होता है। हाउएवर दे फॉरगेट वन पार्ट कि ये सक्सेस अचीव करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी थी जो विजिबल नहीं था। सो लाइफ इज मोर और लेस लाइक एन आइसबर्ग, कि आप क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके मेहनत करते अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो दिन रात की हुई मेहनत ही आपको रिजल्ट लाके दिखती है। अक्सर वो मेहनत लोगों को नहीं दिख पाती, बट ये मेहनत आपको पता होता है, ये 90% एफर्ट आपको पता होता है और कोई नहीं जानता, राइट। तो यहां से सबक ये मिलता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि अपनी मेहनत किसी को दिखानी नहीं है, अपने साथ करनी है, ईमानदारी से करनी है। कोई देखे या ना देखे, अपनी एफर्ट कभी कम नहीं होनी चाहिए। सो जो एफर्ट्स है वो हमेशा कंसिस्टेंटली लगना चाहिए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनीवन एल्स। ठीक है, इस तरीके से मेहनत करिए, जेडब्ल्यू नीट का एग्जाम बड़ी सक्सेसफुली क्रैक हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कि भाई ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ स्टेबिलिटी यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई चीज अगर पानी में फ्लोट करेगी तो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसे हम कैसे जानेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, आपके सामने अक्सर केसेस आए होंगे, आपने सुना होगा फ्रॉम न्यूज टू पेपर्स एंड टू मूवीज एंड ऑल, कि भाई फलाने लोग शिप में जा रहे थे या पानी में बोट में जा रहे थे, बोट पलट गई, पानी में नाव पलट गई। तो ये नाव पलट क्यों गई? क्या नाव को पलटने के लिए बनाया गया था? द आंसर इज नो। तो नाव क्यों पलट गई? बिकॉज द बोट बिकेम अनस्टेबल, और जब वो अनस्टेबल हो गया इस वजह से वो पलट गया। तो कोई भी चीज, जैसे बोट फ्लोट करती है, तो कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही है तो वो स्टेबल कैसे रहे, वो चीज हम यहां पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपके सामने यहां पर दो डायग्राम्स बनाए हैं। इन दो ओवल शेप डायग्राम को आप शिप मानो, इमेजिन देम टू बी अ शिप, एक शिप मान करके इसको चलो। और पहले केस में मैंने माना है कि आपका शिप ऐसा है, आपका शिप का डिजाइन ऐसा है कि आपके शिप में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और आपका सेंटर ऑफ बुयांसी नीचे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और सेंटर ऑफ बुयांसी नीचे है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा Fg, और सेंटर ऑफ बुयांसी पे आपका फोर्स ऑफ बुयांसी लगा Fb, और आप इसको अपथ्रस्ट भी बोल सकते थे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा, सेंटर ऑफ बुयांसी पे फोर्स ऑफ बुयांसी लगा। आप देखेंगे जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तो यानी कि इस शिप पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 है। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं दैट सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुयांसी, नेट फोर्स इज इक्वल टू, आपका जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर निकल के आएगा। बहुत बढ़िया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए सिर्फ नेट फोर्स का 0 होना जरूरी नहीं है, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ही लाइन से फोर्स ऑफ बुयांसी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन से गुजर गया, यानी उन्होंने कोई नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं किया। सिंस उन्होंने कोई नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं किया तो इसमें नेट फोर्स भी 0 है और इसमें नेट टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब ये मेरा जो सिस्टम है, दिस पर्टिकुलर सिस्टम
इज इन इक्विलिब्रियम, ये बाकायदा इक्विलिब्रियम पर है। कौन से इक्विलिब्रियम पर है? ये आपके ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर है। दिस टॉक्स अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड दिस टॉक्स अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो दोनों इक्विलिब्रियम यहां पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये स्टेबल नहीं, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि रुका हुआ है। ब्यूटीफुल। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा टर्न करते हैं, ऐसा क्लॉकवाइज मैंने इसको टर्न किया। क्यों? क्योंकि भाई अगर समंदर में शिप जा रही है तो समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आएगी, तो शिप थोड़ा ऐसा टर्न करेगा ना, तो उसी तरह से मैंने ये शिप है इसको ऐसा टर्न किया। जब मैंने इसको ऐसे टर्न किया तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये रहा आपका सेंटर ऑफ बुयांसी। चलिए फिर से फोर्स लगाते हैं इसमें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो फोर्स ऐसे लगा विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ बुयांसी पे फोर्स जो है आपका ऐसे लगा विच इज फोर्स ऑफ बुयांसी। अब यहां पर अगर आप चेक करने जाएंगे, मैं जरा इसको रब कर रहा हूं, यहां पर अगर आप चेक करने जाएंगे तो यहां पर आप फिर से कहेंगे सिंस फोर्स ऑफ बुयांसी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो तो बदला ही नहीं, इसका मतलब आपका नेट फोर्स इक्वल टू 0 है, यानी कि आपका जो है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम यहां पर है। हावेवर अगर आप देख रहे हैं तो इस केस में इसको देखिए, इन्होंने टॉर्क प्रोड्यूस किया है, इट्स अ क्लॉकवाइज टॉर्क। आपने ध्यान देना, आपने इसको ऐसे रोटेट किया, आपने इसको ऐसे बेंड किया, और ये दोनों फोर्स ने मिलकर के इस तरह का टॉर्क क्रिएट कर दिया। आपने इसको इस तरीके से बेंड किया और ये दोनों ने मिलकर के, आपने खुद पर्पसली सीधा था ऐसे बेंड किया और ये दोनों ने मिलकर के इस तरह का ही टॉर्क क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या ये कभी वापस आ पाया? द आंसर इज नो। आपने जिस डायरेक्शन में बेंड किया ये वही बेंड होकर के पलट के गिर गया। आपने ऐसे बेंड किया, टॉर्क भी ऐसे आ गया और ये गिर गया। सो इन दिस केस द टॉर्क इज नॉट एबल टू रिस्टोर, सिंस यहां पर आपका जो टॉर्क है इज नॉट रिस्टोरिंग, आपका टॉर्क रिस्टोर नहीं कर पा रहा है, एंड हेंस दिस विल बी द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मानना होगा। ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर देख लीजिए, अब यही एनालिसिस है, बहुत क्विकली वहां पर रिपीट करूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं, डायग्राम बनाते जाता हूं, देखते जाओ। अगर कुछ डाउट लगे रिवाइंड करके इसको देखना, उसके हिसाब से वही चीज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज फोर्स ऑफ बुयांसी, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाउ दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर जो है ग्रेविटी का फोर्स लगा दिया नीचे, एफ ग्रेविटी, दिस इज एफ बुयांसी। दोनों जो है सेम लाइन से पास हो रहे हैं, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुयांसी, तो नेट फोर्स आपका 0 है, यानी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, दोनों सेम लाइन से पास हो रहे हैं, तो नेट टॉर्क आपका 0 है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है, प्रॉपर इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर फिर से आ जाओ, थोड़ा सा राइट में टिल्ट करो, मैंने इसको ऐसा राइट में बेंड किया, इसको मैंने ऐसे बेंड किया, तो ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ बुयांसी, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसमें फोर्सेस प्लॉट करो, आप अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लॉट करोगे तो ये लगा नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और यहां पर लगा आपका फोर्स ऑफ बुयांसी। ये दोनों मिल करके इसको क्लॉकवाइज, आपने क्लॉकवाइज बेंड किया, लेकिन ये इसको एंटी क्लॉकवाइज इस पे टॉर्क लगा रहे हैं। अगर इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो टॉर्क है दैट टॉर्क इज रीस्टोरिंग, आपका टॉर्क जो है वो रीस्टोर कर दे रहा है। इसका मतलब ये केस आपका हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का, या आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा, यानी ये केस आपको चाहिए, शिप ऐसा होना चाहिए। सो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टेबिलिटी? फॉर स्टेबिलिटी, फ्लोटेशन में स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आपका सेंटर ऑफ बुयांसी शुड बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बुयांसी के, सेंटर ऑफ बुयांसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए। इस बात को आपको नोट करना है। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं।